वालिद साहब से मैं तब भी बहुत डरता था और आज भी बहुत डरता हूँ। अच्छा, आज भी डर लगता है एमएलए बनने के बाद? फिर हाँ, ज्यादा डर लगता है। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा डर लगता है। अब आज कभी टोकते हैं किसी? हाँ यार, क्या बात करते हो। अच्छा, आज भी टोकते हैं एमएलए बनने के बाद? अब यार, और मैं कहता हूँ अल्लाह ताला का शुक्र है, टोकना डांटना ये तो चलता रहता है। आप यहाँ आपका रेस्पॉन्स क्या रहता है? कुछ नहीं जी, मैं उनके सामने मतलब मैं उनके सामने कभी अपनी आंख नहीं उठा सकता हूँ। अच्छा, ऐसा है? हाँ हाँ, मतलब पहले से ही पहले से ये तो। और अब मैं ज्यादा डरता हूँ क्योंकि अब जिम्मेवारी ज्यादा आ गई है। अगर हार जाता तो मैं तब भी लोगों की खिदमत करता, मतलब बेशक मेरे हाथ में कुछ ना होता, पर लोगों के पास जाता, उनके दुख सुख में शामिल होता। मतलब क्लोजली उनकी जिंदगी देखी है, किन चीजों पर हजरत जो है वो फोकस किया करते थे? हर चीज पे बड़ी बारीक नजर थी। अच्छा, नजर बारीक, बहुत बारीक, और हर चीज का उनको ध्यान होता था। मतलब एक छोटा सा बच्चा हो या कोई बड़ा आदमी हो, हर चीज की परवाह थी। चाहे मैं हूँ चाहे वो आप हैं, चाहे वो क्यों ना कोई भी हो, उनको बड़ी परवाह होती। बाबा जी कोई भी चीज़ लेते थे ना, तो चाहे वो कपड़ा हो, घड़ी हो, गाड़ी हो, वो पूछते थे। अच्छा जी, मतलब मैं ये ले रहा हूँ, तो हम उनको बोलते थे कि आप ये लीजिए, वो लीजिए। तो वालिद साहब से वो उतनी डिस्कशन करते नहीं थे, वो हमें ही बुलाते थे। अच्छा, मैं था, नशवन साहब मेरे बड़े भाई हैं, तो सरफा साहब के बेटे। ये पीडीपी वाले जो हैं, ये खाली उनकी बौखलाहट थी कि उनके पास और कोई मुद्दा नहीं था, इलेक्शन में कोई भी मुद्दा नहीं था। उनने यही कहा कि एसटी 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 एसटी, पर फिर भी वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हुए। मैंने जब 2024 का इलेक्शन लड़ा, मैंने लोगों से वोट मांगा, तो मैंने उन्हें ये कहा कि आप मुझे वोट दीजिए क्योंकि मियाँ साहब ने यहाँ पे ये काम किया है, वो काम किया है। तो उसी बुनियाद पे, उसी भरोसे पे लोगों ने मुझे वोट दिया, फिर मुझे यहाँ का एमएलए बनाया। मुझे अब जो करना है, जो अपने आप को प्रूव करना है, वो अब करना है। आने वाले इलेक्शन में अब आप अपने दम पर, उस वक्त बाबा जी का या फिर अल्ताफ साहब का नहीं होगा? आप देखोगे अंदर तो मेरे पास इतनी बड़ी फाइल पड़ी हुई है। ये सारे काम जो मेरे पेंडिंग होते हैं, ये मैं शाम को यहाँ आता हूँ, यहाँ बैठता हूँ, दरिया के पास चाय पीता हूँ, सचोर खाता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, मेरा बड़ा फेवरेट है सचोर। तो यहाँ पे बैठ के फिर मैं वो सारे काम करके 7:30-8 बजे मैं घर जाता हूँ। उसके बाद फिर मैं काम करता हूँ कि जिनको मैंने दिन को फोन नहीं अटेंड किया होता है, वो करना है। हाँ, जो नंबर मेरे पास सेव है। अप्रैल से लेकर नवंबर दिसंबर तक यहाँ शादियों का सीजन चलता रहता है, तो हम भी दिन को शादियों में खाते रहते हैं। एक दिन मेरे को याद है कि मैंने दिन को 14 शादियां अटेंड की हैं। अच्छा, एमएलए बनने के बाद? हाँ, एमएलए बनने के बाद। अभी अगर हजरत हयात होते तो जब आप एमएलए बने तो क्या लगता है, कितनी खुशी होती उन्हें? आंखों में आंसू है। मुलाकातें अधूरी रह गई हैं और कई बातें जरूरी रह गई। खुशामदीद इस्तकबाल आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक नया अंदाज, एक नई शुरुआत आज के इस पॉडकास्ट के अंदर। जो हमारे साथ मेहमानी गुफ्तगू है, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। एक ऐसा खानदान से एक यंग लीडर जिनका दबदबा सियासत के अंदर पहले से ही हमने देखा, 90s से इस समय हुकूमत कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इनका बचपन, इनकी जिंदगी, इनकी लाइफ जो है वो सियासत के अंदर ही रही। और आज एमएलए बनने के बाद अगर हम देखें तो फिर एक बार इनसे बात करेंगे। एमएलए बनने से पहले शुरुआत तो हमने ही की थी, लेकिन आज एमएलए बनने के बाद जिंदगी क्या बदली है या फिर जिंदगी उसी तरीके से कट रही है? जी हाँ, मेरी मुराद एमएलए कंगन मियां मेहर अली। सबसे पहले एमएलए साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताऊंगा कि मतलब जब मेरा जिस दिन अभी मुझे टिकट नहीं मिली थी, जी जी जी, जब इलेक्शन का ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ, अनाउंसमेंट हुई, तो मुझे याद है कि मेरा पहला इंटरव्यू आप ही ने लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसी के मैंने आपको ये बोला कि इंशाल्लाह ताला मेरा ही है वो। अगर आपको याद होगा तो मेरी आज आपसे पहला इंटरव्यू वो था और उसके बाद दूसरा आज है। आप आए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार। चलिए, आपको याद रहा है यूं तो लोग जब किसी ओहदे पर पहुंचते हैं तो फिर लोगों को पीछे जो लोगों ने सपोर्ट किया होता है, जो लोग आगे आए होते हैं उनको भूल जाते हैं, लेकिन आपको अभी तक भी ना देखो, मैं आपको बताऊंगा यार कि हम जहाँ बैठते हैं, इस कुर्सी पे बैठते हैं, मैं हूँ या कोई और एमएलए है, वो बैठते ही आवाम की वजह से हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र है, इज्जत और जिल्लत है अल्लाह ताला के हाथ में। अल्लाह ताला के बाद फिर ये लोग हैं जो आपको इस ओहदे पे पहुंचाते हैं
और फिर सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है कि आपको इनको साथ लेके चलना है। जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए आपकी जिंदगी सियासत के अंदर ही कटी है, आपका बचपन सियासत के अंदर ही कटा है। क्या बचपन से ही मन था कि मुझे सियासत के अंदर आना है, या फिर जिस तरीके से आम बच्चों को मन होता है कि मुझे बड़े होकर पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपको बचपन में शौक क्या था? मेरा बिजनेस का ही शौक था। अच्छा, बिजनेस का। मैं एक सियासी घर में पैदा हुआ, ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। और रियासत के सबसे बड़े घर में पैदा हुआ। मेरा घर किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, तो मेरा बिजनेस का ही शौक था। मेरे वालिद साहब चाहते थे कि मैं लॉ कर लूं, तो मैंने लॉ नहीं किया, उनकी बड़ी मर्जी थी तो कि मैं लॉ करूं। मैंने लॉ नहीं किया, मैंने ग्रेजुएशन अमर सिंह से की। तो उसके बाद मैंने अपना बिजनेस ही स्टार्ट किया। फिर मैंने एक क्रशर स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने एक स्कूल स्टार्ट किया। तो मैं बिजनेस ही करता था। 2024 तक मैं बिजनेस ही करता था। अभी मैं बिजनेस करता हूँ। मेरा क्रशर है, अब मेरा कॉलेज है, स्कूल को मैंने कॉलेज में कन्वर्ट किया है। तो ऐसा मतलब मेरा सरकारी नौकरी की तरफ मेरा कभी शुरू से अच्छा, बचपन में कोई शौक नहीं था कि मुझे बड़े होकर सरकारी मुलाजिम बनना है, ऐसा? ना ना, कभी भी नहीं। ना। अभी अगर हम बात करें तो आपने कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इलेक्शन लड़ा, तो अगर आप हार जाते तो अभी मेहर अली क्या होते? अगर सियासतदान नहीं होते तो क्या होते? अभी मेहर अली सियासतदान में कल भी नहीं था, सियासतदान में आज भी नहीं हूँ। अच्छा, ये लोगों की खिदमत है, ये खिदमत खल्क है। मैं अगर हार जाता तो मैं तब भी लोगों की खिदमत करता, मतलब बेशक मेरे हाथ में कुछ ना होता, पर लोगों के पास जाता, उनके दुख सुख में शामिल होता। मैं तब भी लोगों की खिदमत करता और आज भी लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। सियासतदान मेरे में सियासत मुझे आती नहीं है। मुझे ये है कि यार मेरे को इन लोगों ने वोट दिया है, भरोसा किया है, तो मैं जितनी चाहे इनकी जो परेशानियां जो मेरे हक जो मेरे हाथ में हैं, मेरे से जितनी इनकी परेशानियां दूर हों वो बड़ी बात है। हम इस टाइम यूनियन टेरिटरी में हैं, हम सब के रिसोर्सेज जो हैं वो बड़े लिमिटेड हैं। 2019 से पहले एक एमएलए का बहुत बड़ा पावर होता था। आज यूनियन टेरिटरी में चीज़ें जो हैं वो लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो हम मेरे एज एमएलए जो मेरा रिसोर्स है, जो मतलब मेरे हद इख्तियार में है, तो मैं उसमें अल्लाह ताला के फजल करम से पिछले 1.5 साल में देखा जाए तो मैंने काफ़ी काम किया भी है, काफ़ी काम रह भी गया है। पर जो मैंने लोगों से वादे किए थे इंशाअल्लाह ताला मैं उन पे खरा उतरूंगा। जब आपने सुना या फिर आपको कहा गया कि अब आपको इलेक्शन कंटेस्ट करना है, तो उस वक्त क्या कौन सा रेस्पॉन्स आपने दिया? किसी तरीके का डर था कि एक नई शुरुआत करनी है, लोगों के बीच आना है? ये देखो, डर नहीं होता है। मैं आपको बताऊंगा कि जिम्मेवारी बहुत बड़ी चीज़ होती है। मतलब इंसान के लिए सबसे बड़ी यही है कि जिम्मेवारी। तो मेरे को मेरा लड़ने का था नहीं ऐसा, क्योंकि मेरे वालिद साहब थे सियासत में, तो मुकद्दर था, वो पार्लियामेंट में चले गए। उसके बाद इलेक्शन अनाउंस हुए तो मेरे को ही लड़ना पड़ा। तो मेरे को जब पता चला तो मेरे को ये लगा कि मेरे पे बड़ी जिम्मेवारी आ गई है। और बस यही मैं तब भी और आज भी मैं ये कहता हूँ कि जो मेरे से मेरा हमदर्द मिलता है या कोई भी मिलता है तो मैं उसके काम के साथ मैं उसको ये भी कहता हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करना कि मैं अपनी कामयाबी में, मैं अपनी जिम्मेवारी में कामयाब हो जाऊँ। जी मेहर साहब की आपकी वीडियोस, अभी बचपन के कुछ वीडियोस वायरल होते हैं जिनमें हजरत मियां अल्ताफ साहब नजर नहीं आते हैं, बल्कि बाबा जी नजर आते हैं, मियां बशीर अहमद साहब। तो मुझे ये बताइए, आपका बचपन किन के साथ कटा है? वालिद के साथ कटा है या फिर दादा के साथ? नहीं, बाबा जी के साथ। बाबा जी के साथ आपकी जिंदगी पूरी? वालिद साहब से मैं तब भी बहुत डरता था और आज भी बहुत डरता हूँ। अच्छा, आज भी डर लगता है? एमएलए बनने के बाद फिर? हाँ, ज्यादा डर लगता है। अच्छा, अब ज्यादा डर लगता है। अब आज कभी टोकते हैं किसी? हाँ यार, क्या बात करते हो। आज भी टोकते हैं एमएलए बनने के बाद? अब यार, और मैं कहता हूँ अल्लाह ताला का शुक्र है, खुदा का लाख लाख शुक्र है। मेरा बचपन जो है वो बाबा जी के साथ, मतलब उनकी देख रेख में गुजरा। अच्छा, उनका किस चीज पर ज्यादा फोकस रहता है? क्योंकि आपने मतलब क्लोजली उनकी जिंदगी देखी है, किन चीजों पर हजरत जो है वो फोकस किया करते थे? हर चीज पे बड़ी बारीक नजर थी। अच्छा, नजर बारीक, बहुत बारीक, और हर चीज का उनको ध्यान होता था। मतलब एक छोटा सा बच्चा हो या कोई बड़ा आदमी हो, हर चीज़ की परवाह थी। चाहे मैं हूँ, चाहे वो आप हैं, चाहे वो क्यों ना कोई भी हो, उनको बड़ी परवाह होती थी, फिक्र होती थी। बल्कि ये होता था कि 80-90 साल उनकी उम्र थी, तो अब आदमी सोचता है कि यार मेरे को क्या लेना देना इसके पास, मतलब इसकी क्या परेशानी है, क्या खुशी है। वो हर शख्स की खुशी में, हर शख्स की परेशानी में शामिल होते थे। उसके पता करते थे कि इसको कोई परेशानी तो नहीं है, इसको किसी किस्म की मदद तो की ज़रूरत तो नहीं है। और मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मैं उनकी सरपरस्ती में मेरी परवरिश।
तो मुझे ये बताइएगा कि अभी अगर हजरत हयात होते तो जब आप एमएलए बने तो क्या लगता है, कितनी खुशी होती उन्हें? आंखों में आंसू है, काफी आंखों में आंसू है। बदनसीबी। चलिए चलिए आगे चलते हैं। बचपन में क्या लगता है, जब बचपन में थे आप इमोशनल भी हो गए, दादा का नाम सुनकर ही आप इमोशनल हो गए। बचपन में जब आप बचपन में थे तो उसके बाद क्या लगता है कि आपको रोका टोका किसने, जब आप गलतियां करते थे, दादा ने या फिर पापा ने आपको? नहीं, वालिद साहब ने भी टोका और बाबा जी ने भी, बाबा जी ने? दोनों ने टोका। बिल्कुल बिल्कुल। अब बाबा जी के साथ हम लिबर्टी ज्यादा ले लेते थे। अच्छा। आपके साथ वो वीडियो जब वायरल हुए हैं कि आप घड़ी दिखा रहे थे, बाबा जी ये वाली घड़ी लानी है, ये इस कंपनी की घड़ी है, वो कहते थे, आप कहते थे कि आप पसंद कीजिए आपको कौन सी लानी है, वो कहते थे कि मुझे कोई घड़ी पसंद नहीं, मुझे आप पसंद हो। वो क्या था वो? एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि मतलब बाबा जी कोई भी चीज़ लेते थे ना, तो चाहे वो कपड़ा हो, घड़ी हो, गाड़ी हो, वो पूछते थे। अच्छा। मतलब मैं ये ले रहा हूँ तो हम उनको बोलते थे कि आप ये लीजिए वो लीजिए, तो वालिद साहब से वो फिर डिस्कशन करते नहीं थे, वो हमें ही बुलाते थे। अच्छा, मैं था, नशवन साहब मेरे बड़े भाई हैं, तो सरफा साहब के बेटे, तो वो हमसे ज़्यादा पूछते थे कि आज मार्केट में गाड़ी कौन सी नई आई है। अच्छा। घड़ी का उनको बड़ा शौक था, गाड़ी का, कपड़े का बहुत शौक था। वो हमें ही पूछते थे कि मैं ये गाड़ी ले रहा हूँ तो बताओ इसका क्या करेंगे। तो वो एक घड़ी का है, वो रोलेक्स की घड़ी है। अच्छा। वो आई थिंक ओमेगा है वो, तो उसी का वो मुझे पूछ रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि बाबा जी उसका ये जो रिस्ट है ये हल्का है। अच्छा। तो आपको तकलीफ नहीं होगी पहनने में। वो वही घड़ी का पूछ रहे थे जी। वो कह रहे थे कि आप मुझे पसंद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आने वाले वक्त में क्या लगता है कि अभी आप एमएलए हैं, गुंड तहसील के हवाले से थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि लोगों ने कहा कि अगर बात करेंगे तो वहाँ पर तहसील तो तहसील का दर्जा तो तहसील को दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स है जो वहाँ पर मौजूद नहीं है, जिन पर गौर करने की जरूरत है, तो उन पर थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। इस समय वहाँ पे PWD डिवीजन काम कर रहा है, रेवेन्यू काम कर रहा है, पर हफ्ते में अगर आप देखोगे तो 1-2 दिन सारे मुलाजिम जो हैं वो गुंड जाते हैं, बैठते हैं। जो गुंड के जो बाकी जो जरूरी जो अफसरान हैं वो सारे गुंड जाते हैं और वहाँ पे बैठते हैं। कंगन को एसटी रिजर्व किया गया। देखिए यहाँ पर एसटी रिजर्व होने से पहले ही लारवी खानदान का दबदबा था, लारवी खानदान जीत का परचम लहरा रहा था। एसटी रिजर्व होने के बाद आपको लगता है कि जनाब अब आप पर कोई इस चीज़ पर असर पड़ा, या फिर आपको लगता है कि एसटी होने के बावजूद भी मैं जीता, एसटी होती तो फिर भी मैं जीता? मैं पानी पी सकता हूँ? जी बिल्कुल। बाबा जी का नाम लिया तो थोड़ा सा वो इतने सेंटिमेंट्स थे उनके साथ। हाँ। तो ये हुआ कि हम एसटी की बात कर रहे थे। देखो मेरे वालिद ने, बाबा जी ने, बड़े बाबा साहब ने कंगन से इलेक्शन लड़ा, तो कंगन के लोगों ने हमारा हमेशा साथ दिया है। जी। हमें कोई किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता ये एसटी हो या ना हो। 2014 का इलेक्शन लड़ा, 8 का लड़ा, 2002 का लड़ा, 96 का लड़ा, उससे पहले बाबा साहब ने इलेक्शन लड़े, तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी एसटी रिजर्व नहीं थी। हमारी अगर कंगन में अगर जीत हुई है तो वो कश्मीरी के वोट के साथ हुई है। हमें कश्मीरी ने हर बार वोट दिया है, हर बार हम पे एतबार किया है, हमें वोट दिया है। मुझे इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हो या नहीं हो। और मुझे उम्मीद है, और मेरी ये उम्मीद है कि अब अगली बार ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये डी रिजर्व हो जाएगी, क्योंकि ये सर्कल में होता है। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला के फजल करम से मेरी भी जहाँ मेरे को बात करने की ज़रूरत होगी मैं भी वहाँ पे बात करूँगा। पर मुझे लगता है कि अब कंगन में एक टर्म जो थी वो हो गया, अब इसको डी रिजर्व किया जाए। जब कंगन डी रिजर्व नहीं था, आपको भी पता है, जी। तब भी मेरे वालिद ने इलेक्शन जीता, बाबा साहब ने इलेक्शन जीता, और हमारा हर बार कश्मीरी ने अगर देखा जाए तो बहुत खुल के साथ दिया इलेक्शन जिताने में। बिना कश्मीरी के हम कभी इलेक्शन जीत ही नहीं सकते। मैं सब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये जो PDP वाले हैं, मैं सिर्फ बात करूंगा क्योंकि ये आपने शुरू की है आज ये बात, तो मेरा बिल्कुल फर्ज बनता है कि मैं इसको पूरी करूं। ये PDP वाले जो हैं ये खाली उनकी बौखलाहट थी कि उनके पास और कोई मुद्दा नहीं था, इलेक्शन में कोई भी मुद्दा नहीं था। उनने यही कहा कि एसटी, पर फिर भी वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हुए।
उसके बाद कंगन के लोगों ने मेरे पे भरोसा किया, चाहे वो कुछ लोग तलेल के यहाँ रहते हों, चाहे वो कश्मीरी बरादरी के हों, कोई भी हों, उनने मुझे भरोसा दिया और मुझे वोट दिया। और उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि जिस आदमी को काम करने का शौक़ होता है उसको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये रिज़र्व है, डी रिज़र्व है। जो लोग में काम करने का दम नहीं होता है और उनके पास बात करने के लिए कोई बात नहीं होती है, इसीलिए वो रिज़र्व, डी रिज़र्व, ये वो फजूल की बातें करते हैं। और कंगन के लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया है, कंगन के कश्मीरी ने हमेशा हमारा साथ दिया है, इससे पहले भी दिया, मेरे पे भरोसा किया, मेरे वालिद पे भरोसा किया और इंशाल्लाह ताला आगे भी करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये इस बार डी रिजर्व। आप चाहते हैं कि कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी खाली एसटी की खातिर रिजर्व नहीं रहनी चाहिए, यहाँ पर हर एक बंदा जो है वो इलेक्शन लड़ना चाहिए ताकि लोग चुन पाए, लोग देख पाए, मैं लोग आपको परख बताऊंगा पाए। कि यहाँ पे डी रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पे जब 2019 के बाद जब ये डिलिमिटेशन हुई, उसके बाद जब ये कॉन्स्टिट्यूंसी इनने रिजर्व की गई तो उसके बाद यहाँ पे एक कमीशन आया था। उस कमीशन में मैं भी था, कंगन का बशीर मीर भी था, हम सब उस कमीशन में थे। हमने अपना ऑब्जेक्शन फाइल किए थे वहाँ पे, तो मैंने तब भी ये ऑब्जेक्शन फाइल किया था। मैं गया था अपनी तरफ से, मेरे वालिद उनको मैंने रिप्रेजेंट किया था वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे ये बोला था कि इसको डी रिजर्व ना किया जाए, क्योंकि हर आदमी का हक है, कहीं ना कहीं हर आदमी को इलेक्शन लड़ने का हक है। आपको है, मुझे है, सबको है। बिल्कुल। और यहाँ पे उतनी अगर आप देखोगे तो कंगन से ज़्यादा अगर आप देखोगे कहीं जगहों में ज़्यादा ST1 ST2 की आबादी है। मुझे लगता है कि इस बार जो है इसको छोड़ के बाकी कश्मीर में अगर देखोगे कहीं जगह है उनको रिजर्व किया जाए और इसको वापस डी रिजर्व किया जाए, ताकि यहाँ पे हर आदमी जो है वो किसी भी ज़ात, किसी भी बरादरी का हो, वो इलेक्शन लड़े। ये भी बताइएगा मेहर साहब कि कुछ लोग सियासत के अंदर नहीं आते हैं, जिनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं होता है, जिन्हें सियासत के बारे में मालूमात नहीं होती है। आप का खानदान अगर हम देखें तो सियासत के साथ जुड़ा हुआ है। जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, आपको लगता है कि ये खानदान जिस तरीके से आपके साथ जुड़ा हुआ था, आपको खानदानी वो सपोर्ट मिला और उसके बाद आपने जीत का परचम ले रहा है, या फिर आपको जीरो से मेहनत करनी पड़ी, आपको अवाम के बीच आना पड़ा, या फिर बैकग्राउंड से भी, यानी कि खानदानी वो सपोर्ट भी आपको मिला? नहीं, मुझे मेरे वालिद साहब का सपोर्ट मिला। मैंने अगर 2024 में अगर वोट मांगा तो वो मैंने उस चीज़ पे मांगा कि मेरे वालिद ने अगर यहाँ पे कुछ किया है तो मेरे को उन्हीं के दम पे वोट मिला। अपना अब मुझे अगर करना है तो वो मेरे को इस टर्म में करना है, क्योंकि मैंने जब 2024 का इलेक्शन लड़ा, मैंने लोगों से वोट मांगा, तो मैंने उन्हें ये कहा कि आप मुझे वोट दीजिए क्योंकि मियाँ साहब ने यहाँ पे ये काम किया है, वो काम किया है। तो उसी बुनियाद पे, उसी भरोसे पे लोगों ने मुझे वोट दिया और मुझे यहाँ का MLA बनाया। मुझे अब जो करना है, जो अपने आप को प्रूव करना है, वो अब करना है। आने वाले इलेक्शन में अब आप अपने दम पर, उस वक्त बाबा जी का या फिर अल्ताफ साहब का नहीं होगा। अब मुझे ये भी बताइएगा हजरत कि अभी MLA बनने से पहले जिंदगी किस तरीके से चल रही थी, किस तरीके से आप अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, और आज खाली अवाम के साथ यहाँ पर भी अभी लोगों का जमावड़ा जमा है, आप किसी और जगह जाना होगा, तो डिफरेंस कितनी आई है जिंदगी में? देखो, पहले मेरे पे इतनी जिम्मेवारी नहीं थी, मतलब मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मतलब अपने काम को, बिजनेस को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसके अलावा मेरे पे कोई लोगों की जिम्मेवारी नहीं थी। पर अब मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लोगों की है। बिल्कुल। और वक्त के साथ साथ आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज जो हैं वो बदल जाती हैं। पहले मेरी, आज से अगर 2 साल 3 साल पहले मेरी एक प्रायोरिटी थी, आज वो मेरी प्रायोरिटी नहीं रही है। आज मेरी प्रायोरिटी कुछ और है। मेरी दिन की शुरुआत ये होती है कि सुबह से लेकर रात तक लोग ही लोग। अच्छा, सिर्फ लोगों के साथ? सिर्फ लोगों के साथ। मतलब मैं हफ्ते में सिर्फ एक दिन छुट्टी करता हूँ, आपको तो पता है, क्योंकि अब मैं सिर्फ हफ्ते में एक दिन ऑफ रखता हूँ, बाकी मैं हफ्ते में 6 दिन लोगों में रहता हूँ। सुबह मोस्टली आप मान लीजिए कि 9:30 10 बजे के बाद 2 बजे तक रोज मैं यहाँ लोगों को मिलता हूँ, रोज। अच्छा, एवरीडे? कभी तंग होता है कि नहीं अब छोड़ दो, मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं, हाँ, बस अब बैठते हैं? जब मैं नया MLA बना था तब मुझे होता था कि यार ये मतलब हो जाता है, पर अब आदमी मैं यूज टू हो गया हूँ। अच्छा, अब मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेवारी है, अब मुझे कुछ होता ही नहीं है। 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद मैं रोज यहाँ से अपने एरिया में जाता हूँ। ये मेरा ऑफिस है, ये मेरे वालिद साहब का पहले ऑफिस था, अब जहाँ हम बैठे हैं। पहले यहाँ वो बैठते थे, फिर यहाँ पे मैंने बनाया। उनका ये था, उनको उतना चीज़ों का शौक नहीं था जितना मुझे शौक है, तो उनका ये छोटा सा ऑफिस था, बिल्कुल उनको उतना शौक इतना ही बनाया था। हाँ, उनने इतना ही बनाया था। अब आपने वहाँ, मैंने को थोड़ा सा चीज़ों का शौक है तो मैंने वहाँ वो अच्छा ऑफिस बनाया।
अच्छा सा अपना पूरा वो लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह रखा, तो मैंने वहाँ बनाया। 2 बजे के करीब मैं यहाँ से रोज़ निकलता हूँ। फिर मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई ताज़ियत है मैं वहाँ जाता हूँ, कोई शादी है मैं वहाँ जाता हूँ, किसी जगह पब्लिक मीटिंग है मैं वहाँ जाता हूँ। और मेरा शेड्यूल ये है कि मैं रेगुलर लोगों को यहाँ मिलता हूँ। उसके बाद मैं रोज़ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई मीटिंग लेता हूँ, कोई वर्कर्स के साथ बात करना हो गया, किसी वर्कर की खबर लेनी होगी, उसके बाद मैं रोज़ वहाँ चले जाता हूँ। शाम को मैं 5:30-6 बजे वापस यहाँ आता हूँ। दिन के जो मेरे काम पेंडिंग रह जाते हैं मैं वो करता हूँ, क्योंकि बहुत लोग आते हैं तो इतना रश होता है कि मैं सबको एट प्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ। फिर मैं लिखता हूँ कि मुझे शाम को इसको फ़ोन करना है। शाम को मैं यहाँ पे सबको अपना काम काज खत्म करके यहाँ चाय पी के तो 7:30-8 बजे मैं यहाँ से घर के लिए निकलता हूँ। अच्छा 7:30-8 बजे? 7:30-8 ये एवरी डे का है? ये रेगुलर का रूटीन है मेरा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे मतलब अभी आप देखोगे अंदर तो मेरे पास इतनी बड़ी फाइल पड़ी हुई है। ये सारे काम जो मेरे पेंडिंग होते हैं ये मैं शाम को यहाँ आता हूँ, यहाँ बैठता हूँ, दरिया के पास चाय पीता हूँ, सचोर खाता हूँ मैं। अच्छा मेरा बड़ा फेवरेट है सचोर। तो यहाँ पे बैठ के फिर मैं वो सारे काम करके 7:30-8 बजे मैं घर जाता हूँ। उसके बाद फिर मैं काम करता हूँ कि जिनको मैंने दिन को फोन नहीं अटेंड किया होता है वो करना है। हाँ, जो नंबर मेरे पास सेव है, जो नंबर मेरे पास सेव है उसको मैं फिर वापस जाके फोन करता हूँ। ये करना है एवरीडे? ये रोज का काम है। और व्हाट्सएप जो दिन का मेरा पेंडिंग रहता है, खाली जो मेरे को ये गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के मैसेज आते हैं इनको छोड़ के बाकी मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वालों को मैंने वो लिस्ट में डाला हुआ, उनको मैं देखता ही नहीं हूँ। फिर उसके बाद मैं किसी को भी आप पूछ लो कि जो नंबर मेरे पास सेव है, जो नहीं सेव है, वो तो हमने सुना है। वो मेहर साहब को किन चीजों का शौक है? जैसे आपने कहा कि बाबा साहब को घड़ियों का शौक था, गाड़ियों का शौक था। मुझे हर चीज का शौक है। अच्छा अच्छा, मुझे घड़ी का पसंद आए वो शौक है? हाँ, मेरे को घड़ी का शौक है, मुझे गाड़ियों का बहुत ज्यादा शौक है, मुझे घोड़ों का शौक है। पर बदनसीबी ये है कि जब से मैंने इलेक्शन लड़ा है तब से मुझे घुड़सवारी की फुर्सत नहीं है। अच्छा अच्छा, वरना घुड़सवारी करते थे? हाँ, मैं पहले करता था, मैं अब भी करता हूँ। मोस्टली हम सारे कजन से, मेरे 2-3 कजन से, हम अभी भी करते हैं। अच्छा अच्छा। तो मैं शौकीन आदमी, मुझे वाजवान खाने का शौक है। खाने पीने में मैं वाजवान ही प्रेफर करता हूँ। ये पिज्जा बर्गर ये इन चीजों से मेरी शादियाँ तो कश्मीर में पूरे साल चलती हैं। आप खाली रमजान के महीने को छोड़ दीजिए, बाकी तो यहाँ पे मतलब वाजवान पूरे साल कंटिन्यू रहता है। शादी कश्मीर में कोई शादी के लिए सीजन फिक्स नहीं है। अगर आप देखोगे गुण तहसील के जो पीछे के जो लोग हैं, मैक्सिमम उनके घर की जो शादियां होती है वो नवंबर दिसंबर में ही होती हैं। फिर उससे नीचे सितंबर अक्टूबर में, फिर उससे नीचे ये जून जुलाई मई में चलता ही है। मई से ऑनवर्ड, अप्रैल से, बल्कि अप्रैल से लेकर नवंबर दिसंबर तक यहाँ शादियों का सीजन चलता रहता है। तो हम भी दिन को शादियों में खाते रहते हैं। एक दिन मेरे को याद है कि मैंने दिन को 14 शादियां अटेंड की हैं। अच्छा, एमएलए बनने के बाद? हाँ, एमएलए बनने के बाद 10-12 तो हमारा मतलब सितंबर अक्टूबर का शेड्यूल है। सितंबर और अक्टूबर में 10-12 तो हमारा पर डे का शेड्यूल है। पर हाईएस्ट 14 अटेंड किए हैं। उसमें एक जगह खाना खाया था, पर हाजिरी मैंने हर जगह दी है। अच्छा, हर जगह? मतलब अगर कोई भी बुलाएगा जिनके साथ जान पहचान नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है, नंबर सेम नहीं है, पता नहीं है कहाँ जाना है, आपको इन्विटेशन आएगी, आप जाते हैं? मैं जाता हूँ। अच्छा, इन्विटेशन को रद्द नहीं करते? नहीं, मैं अगर मतलब अगर मुझे अगर कहीं किसी ने बुलाया है तो मैं अगर आज नहीं जा सका, मैं उसका फोन नंबर ले लेता हूँ, फिर उसको यहाँ से फोन करके बोलता हूँ कि मैं आज नहीं आ सकूंगा, मैं 2 दिन के बाद आपके पास आऊंगा और मैं चाय का एक कप पीऊंगा। अच्छा, पर जाता मैं हर जगह हूँ। जाते मैं हर जगह जाता हूँ। देखिए, जाहिर है कि आप पहली बार एमएलए बने हैं, आपके वालिद के पास एक्सपीरियंस है सियासत के हवाले से। कभी एमएलए बनने के बाद उन्होंने गाइड किया, रेगुलर आपको कहा कि इन चीजों पर फोकस करना है, किन चीजों पर उनका फोकस रहता है आपको? मेरे वालिद साहब का जब मैं एमएलए नहीं था और अब मैं जब एमएलए हूँ तो उनका मेरे को हमेशा एक रहता है कि यार देखो, किसी को तारीख मत दो, जो आप कर सकते हो वो करके दे दो, पर किसी को दरबदर मत करो कि आप तुम उसको बोलोगे तुम कल आ जाओ, परसों आ जाओ, फिर उसका काम नहीं होगा, वो मत करो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और वो मेरे पे पूरी वॉच रखते हैं। अच्छा, हाँ। ये इंटरव्यू देखेंगे क्या कहा? हाँ, वो लड़के ने क्या कहा? हाँ, देखते हैं, इसमें कुछ गलतियां होंगी वो भी निकालेंगे। अच्छा, वो कहेंगे फिर? हाँ, ये वो तो मैं समझता हूँ कि मेरी जो सबसे बड़ी खुशनसीबी है वो ये है कि मेरे घर पे मुझे इतना अच्छा गाइड मिलता है। बिल्कुल, हमेशा गाइड करते हैं। हाँ, टोकते हैं कभी किसी चीज? ये क्या कहा? ये क्या? हाँ यार, टोकना डांटना ये तो चलता रहता है। अच्छा, आप यहाँ आपका रिस्पॉन्स क्या रहता है? कुछ नहीं जी, मैं उनके सामने मतलब मैं उनके सामने कभी अपनी आंख नहीं उठा सकता हूँ। अच्छा, ऐसा है? हाँ, मतलब पहले से ही? पहले से ये तो। अच्छा। और अब मैं ज्यादा डरता हूँ क्योंकि अब जिम्मेवारी ज्यादा आ गई है। पहले मेरे पे उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, मतलब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत थी मेरे पे इससे पहले कि कहीं टाइल है, कहीं पानी है, कहीं पावर है। आज से 3 साल पहले मेरे पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, आज मेरे पे ये जिम्मेवारी है। और मेरे वालिद साहब को लोग फोन करते हैं कंगन के ना, मतलब जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो तो उनकी वजह से जुड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये तो सारे पहले उन्हीं के साथ चलते थे। उनके पास हर आदमी का नंबर है, वो लोग उनको फ़ोन करते हैं, वो लोगों को फ़ोन करते हैं, और उनके रोज़ मतलब रेगुलर उनकी लोगों से मुलाकात होती है। फिर वो मुझे फ़ोन करते हैं दिन को कि यार इसका ये काम है, ये कर दो। फिर अगर कोई मैं दिन को मतलब कभी नहीं मुलाकात, फिर शाम को मैं जाता हूँ, कहेंगे यार यहाँ पे पावर की प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना है, वो गाइड करेंगे बाज़ाब्ता कि आपको नहीं पता है, आप समझो इन चीज़ों को और इसको ऐसे सॉर्ट किया जाएगा, यहाँ पे मिलो, इस आदमी को मिलो, फाइल जो है फाइल को फॉलो करो, बराबर वो मुझे गाइड करते हैं। अच्छा, कैसे क्या करना है, प्रोसीजर पूरा पूरा फुल और रेगुलर। कोई एक लोग ये भी कहते हैं कि अल्ताफ साहब का जो मिजाज है वो थोड़ा सा तेज है, आपको लगता है ऐसा कुछ है? यार मेरे को तो शुरू से तेज लगता है। अच्छा, आपको सिर्फ स्टार्टिंग से ही लगता है? हाँ, और मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र है, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मतलब मेरे पे उनकी गाइडेंस है। अल्लाह का मैं अपनी ये बड़ी खुश नसीबी समझता हूँ बहुत ज़्यादा कि मेरे पे मेरे वालिद की गाइडेंस है। देखिए, हर दिन आपके इस हट के पास जो है वो लोगों का जमावड़ा होता है। जब हम यहाँ से गुजरते हैं तो गाड़ियों की भीड़ होती है, तो फिर कई एक लोगों के मसले हल भी होते होंगे, जाहिर है। कई एक लोगों के मसले हल नहीं हो पाते, इट्स नॉट पॉसिबल कि हर कोई मसला हल होगा। बिल्कुल। तो किस तरीके से आप इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं जब लोग कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, अभी तक भी नहीं हुआ, कल से वेट हुआ? देखो, मैं आपको बताऊंगा कि यार लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जी, बस, पर एक चीज़ है कि जो चीज़ मेरे हद इख्तियार में है वो मैं करके दूंगा। अच्छा। बेशक उसको वक्त लगे, बेशक उसको टाइम लग जाएगा, काम में टाइम लगता है, क्योंकि हमें ऐसी चीज़ें भी हैं कि मुझे नीचे से ऊपर तक सेक्रेटरी तक फॉलो करना पड़ता है, तो वक्त लगेगा। पर जो चीज़ मेरे हद इख्तियार में है, एज MLA ऑफ यूनियन टेरिटरी, स्टेट नहीं है इसलिए मैं यूटी बोल रहा हूँ, जो मेरे हद इख्तियार में है और जो मेरे से हो सकेगा वो मैं करता हूँ। अगर वैसे भी पूछोगे, सबसे बड़ी बात है कि इंसान खुद मुतमईन होना चाहिए। मैं खुद मुतमईन रहता हूँ कि मैं लोगों के काम करके रात को मैं मुतमईन रहता हूँ कि मैंने किसी को फ़ायदा दिया और मुझे किसी गरीब की दुआ मिली। जी जी जी, जी। ये सबसे बड़ी बात होती है खुद की। देखो, अपोजिशन का काम है कि कुछ नहीं हुआ, और एक सबसे बड़ी बात होती है कि आपके लिए कामयाबी का जो मेरी एक अपनी पर्सनल थिंकिंग है, आपकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज होता है कि एक हेल्दी अपोजिशन जो आपको हमेशा ऑन टोज रखती है, आपको निकलना तो, पड़ता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर नई अपोजिशन होगी तो आपको लगेगा यार यहाँ तो कुछ है नहीं है। बिल्कुल, अपोजिशन ही आपको जिंदा रखती है। एक डेमोक्रेसी की जो है वो यही खूबसूरती है कि आपको अपोजिशन ऑन टोज रखती है, आप हमेशा ट्रैवल पे रहते हो। तो मेरे पास लोग आते हैं, कईयों के काम में 10 दिन लगते हैं, कईयों का 1 महीना लगता है, पर यह है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं काम करूँ, और मैं काम करता भी हूँ। मैं यहाँ से लेके सेक्रेटरी तक फॉलो करता हूँ। किसी अफसर के पास जाना है, किसी अफसर को यहाँ बुलाना है, तो मैं यहाँ करके काम। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास कंगन में सारे अफसर अच्छे हैं। ये एक बड़ी होती है कि ये टीम वर्क ही काम करता है। अगर मैं बोलूँगा नहीं यार मैं सब कुछ खुद करूँगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये टीम से ही काम होता है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के अफसर हों, वो अच्छे लोग हैं, वो भी लोगों की परेशानियाँ समझते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि एक जो टीम है अफसर्स की वो बड़ी अच्छी है। सेक्रेटरी से DC ऑफिस से लेके यहाँ तक जो है डिस्ट्रिक्ट की टीम बड़ी अच्छी है। ये भी बताइएगा कि अपने खानदान को छोड़कर कोई एक ऐसा सियासी लीडर जिन्हें आप देखना पसंद करते हैं, जिनसे आप मोटिवेट हुए हैं सियासत के अंदर आने के लिए? यार मैं अपने वालिद साहब और बस ऐसा, इसके बगैर कोई नहीं? फॉरेस्ट वाले जो हैं उस डिपार्टमेंट पे किसी आदमी का कोई कंट्रोल नहीं है। वो डिपार्टमेंट जो है वो एक ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे एक हाइन में परसों रात को 10-11 बजे के करीब RO गया, तो उसने किसी के घर से लकड़ी निकाली। उस लकड़ी की उसके पास संक्शन है, ठीक है। वहाँ पे औरतों को हरास किया गया, ठीक है। उसके बाद उस आदमी का मोबाइल लिया गया, जो आदमी वहाँ पे था उसका मोबाइल फ़ोन लिया गया है RO की तरफ से, ठीक है, डिपार्टमेंट की तरफ से। पर सबसे पहली बात है कि डिपार्टमेंट किसी का मोबाइल नहीं ले सकता, कोई अफसर, मतलब उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी का मोबाइल ज़बरदस्ती लेगा। औरतों को हरासमेंट करना, ठीक है। उसके बाद जो लकड़ी है उसकी संक्शन है, बाज़ाब्ता, बाज़ाब्ता संक्शन है, बाज़ाब्ता उसकी संक्शन है। तो ये पर्सनल कुछ लोग जो हैं वो इस डिपार्टमेंट में हो रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें चलेंगी। मेरा सवाल रहेगा कि यहाँ पर एक लीडर अभी कुछ टाइम पहले आई थी चोट वेलीवार के इलाके के अंदर, जो मामला आया राशिद मुगल के साथ, जो मामला पेश आया, वहाँ पर ये कहा गया कि MLA कंगन मियां महरेली वहाँ पर तहज़ियत के लिए नहीं गए, आप गए थे। इस मामले को किस नज़र से देखते हैं आप? मैं इसमें आपको एक अर्ज़ करूँगा कि
देखो मैं हफ्ते में 3-4 दिन ताज़ियत पे जाता ही जाता हूँ, पर मैं कभी सोशल मीडिया पे अपना वो फोटोग्राफर कैरी नहीं करता हूँ कि मैं यहाँ ताज़ियत के लिए गया, मैं यहाँ शादी के लिए गया। पर मैं हैरान हूँ कि उस लीडर से भी और उस लीडर के लोगों से कि उसको कितना गलत इन्फॉर्म किया गया है। अब आप ताज़ियत पे भी जब सियासत करोगे तो आपका लेवल कितना गिर गया है। मैं आया, मैं गया, मेरे बाद मेरे वालिद साहब आए, वो गए, अजदर साहब भी गए थे। हाँ वो भी गए। और देखो सियासत तो आप एक साइड छोड़ दीजिए, पर वलीवाड़ का जो मसला है, इनके साथ हमारे घरेलू ताल्लुकात हैं पिछले 100 साल से। अच्छा अच्छा। हाँ, बाबा जी से, बड़े बाबा साहब से, इनके साथ एक हमारा फैमिली का जो एक है बड़ा पुराना रिश्ता है। हमारे घर में अगर कोई शादी होगी या कोई मौत होगी, दुख या सुख होगा, तो हमारे घर में किचन संभालने वाले यही लोग हैं। अच्छा। तो दुख मुझे भी है, दुख सबको है जो हुआ, पर मैं हैरान हूँ कि लोग किस उस पे आगे हैं कि अब ताज़ियत पे भी दिखाते हैं कि यहाँ पे वो नहीं आया। क्या मुझे वहाँ पे जाके मतलब कोई अपना फ़ोटो सेशन करना था जी। और ताकि मैं शाम को फेसबुक पे लगा देता कि मैं यहाँ गया। मैं हर रोज़ ताज़ियत पे जाता हूँ। मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं हफ्ते में 2-3 दिन हर जगह मतलब ताज़ियत पे जाता हूँ, पर मैं कहीं का पोस्ट नहीं करता हूँ। अब क्या हमारा मतलब यही रह गया है कि अब हम ताज़ियत पे सियासत करेंगे? आपके पास यहाँ पर ये मुसन के अंदर ये हट है, यहाँ पर ये दरवाजा क्या हर एक बंदे के लिए खुला है या फिर कुछ नहीं, पर्टिकुलर लोगों के लिए नहीं, खुला है? हर के एक के लिए, अच्छा, हर शख्स के लिए, और कोई भी आ सकता हाँ है? हाँ यार, कोई भी आए, कोई भी आए। अगर आप किसी को पूछोगे, मैं कभी किसी को पूछता ही नहीं हूँ कि तुम किसके थे, तुमने किसको वोट दिया। देखो यार, मैं आपको बताऊंगा कि आपकी नीयत साफ है, आप साफ नीयत से काम करते हो तो अल्लाह ताला आपका साथ देता है। मतलब जब मेरी नीयत ही खराब है तो मेरे को तो मार पड़ेगी, पर जब आपकी नीयत साफ है तो अल्लाह ताला आपकी गैबी मदद करता है। ये मैं बड़ा तवक्कल वाला इंसान हूँ। मेरे को लगता है कि मैं अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा तवक्कल वाला इंसान हूँ। अल्लाह ताला के फजल करम से सब बेहतर हो जाएगा। आपकी नीयत साफ है, आप साफ दिली से लोगों का काम करते हो तो चीज़ें अच्छी होंगी। अल्लाह ताला आपकी गैबी मदद करता है। तो नाजरीन, लारवी खानदान से यंग एंड डायनेमिक लीडर मियां महर अली हमारे साथ इस समय मौजूद है, जिनसे हमने गुफ्तगू की। यूं तो सियासत के हवाले से बातचीत करते रहते हैं, मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स पर मुद्दों को लेकर बात होती है, मुख्तलिफ इश्यूज पर बात होती है, मुख्तलिफ चीजों पर बहस हो जाती है। लेकिन इस बहस के पीछे, इस एमएलए के पीछे आखिरकार जिंदगी किस तरीके की थी, ये लोग तो जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते थे। आज बात की, बिल्कुल वजाहतन बात की जिंदगी के बारे में, लारवी खानदान के बारे में, बाबा जी साहब के बारे में या फिर अल्ताफ साहब के बारे में। ये सारी चीजें हमने यहाँ आप तमाम लोगों के बीच में रखी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये हमारा पॉडकास्ट पसंद भी आया होगा। आप शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, और महर साहब को आप किस नजरिए से देखते हैं कमेंट करके हमें जरूर भी बताएंगे। अल्लाह हाफिज।